एक्स मैन सेकंड कमिंग के लास्ट एपिसोड के अंदर, जो कि अब तक का हमारा सबसे ज्यादा सैडेस्ट एपिसोड था, जिसमें हमने देखा कि वहां पे होप समर्स की जान को बचाते बचाते बेस्टियन के हाथों से वहां पे नाइटक्रॉलर की जान चले जाती है। और हम देखते हैं कि आज तक की एक्समैन की कॉमिक बुक हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा दर्दनाक मौत जो मिली है और सबसे ज्यादा सैडेस्ट मौत जो है वो नाइटक्रॉलर को ही मिली है। तो बेसिकली आज के इस एपिसोड के अंदर हम देखने वाले हैं कि अब इसके बाद एक्समैन के ऊपर इस पूरी की पूरी मौत का क्या असर पड़ा है, क्योंकि नाइटक्रॉलर एक्समैन का एक बहुत ही पुराना मेंबर था और उसका इस तरह से चले जाना ये बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है। तो अब आगे तो हम यहाँ से यूटोपिया के सिक बे के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे वो सारे के सारे एक्समैन मौजूद हैं इस वक्त, जो कि बहुत बुरी बुरी हालत के अंदर हैं। जहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नीटो, जो कि पिछले हमारे इवेंट्स के दौरान यहाँ पे कोमा के अंदर चले गया था, तो वो अभी तक कोमा के अंदर ही है। इसी तरह कर्मा को हम देख रहे हैं कि उसकी टांग की यहाँ पे मरम्मत करने की कोशिश की जा रही है, जो कि अभी कैमरॉन हॉज के मुकाबले में उसकी ज़ाया हो गई थी। और इसी तरह हम अगर देखें तो उस पूरे के पूरे सेल के अंदर यहाँ पे किटी प्राइड मौजूद है। अब अगर आपको किटी प्राइड वाली स्टोरी नहीं पता है तो आप एक्समैन का नेशन एक्स वाला इवेंट देख लीजिए, जो कि मैं पहले ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ये क्या कर रही है। लेकिन इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर जेफरीज जो है वो उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं कर्मा की, और वो काफी यहाँ पे चिल्ला रही होती है दर्द से। लेकिन यही हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ पे अचानक मैग्नीटो अपने कोमा से दोबारा उठ चुका है, और वो उठते कहता है कि मुझे एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंजेस्ट फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर हुआ है, मुझे बताओ कि आखिरकार मैंने क्या मिस कर दिया। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली अभी मैग्नीटो के सबके बारे में कुछ भी नहीं पता कि होप समर्स यहाँ पे आ चुकी है और उसकी वजह से यहाँ पे क्या सारा का सारा तमाशा हो रहा है। और इसी तरह हम लोग यूटोपिया आइलैंड के ऊपर शिफ्ट होते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि नाइटक्रॉलर यहाँ पे पड़ा हुआ है और उसके सीने के बीचों बीच बेस्टियन का हाथ घुसा हुआ है, और सारे के सारे एक्समैन इस वक्त उसके चारों तरफ खड़े हुए हैं और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या करें और क्या ना करें। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें हर एक मेंबर की उसके अलग अलग एक्सप्रेशंस को दिखाया जा रहा है। इस पूरे के पूरे सीन के अंदर हमें कोई डायलॉग नहीं दिखाया गया, लेकिन आप अगर इन सारे के सारे एक्समैन के एक्सप्रेशंस पे गौर करें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त सब क्या सोच रहे हैं। अगर हम एमा को देखें तो वो इस वक्त दर्द में है, अफसोस में है, और साइक्लॉप को हौसला देने की कोशिश कर रही है। साइक्लॉप जो कि इस वक्त इन पूरे के पूरे एक्समैन का लीडर है, उसको ये फीलिंग आ रही है कि इसकी यहाँ पे जो मौत हुई है वो साइक्लॉप की वजह से हुई है, और इसलिए वो शॉक के अंदर है। वहीं से अगर हम होप की तरफ देखें तो होप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि नाइटक्रॉलर उसकी जान बचाते बचाते उसने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, तो होप के लिए ये एक बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन वहीं पे केबल इतना ज्यादा इसके ऊपर अफसोस नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके लिए ये सब देखना एक आम बात सी हो चुकी है। और इसी तरह हम अगर देखें लोगन को, तो लोगन इस वक्त गुस्से से पागल हो रहा है, और लोगन को आप जानते हैं कि जब भी वो अपने किसी करीबी शख्स को खोता है तो उसके लिए संभालना अपने आप को बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह हम आइसमैन को भी देखते हैं कि वो भी नाइटक्रॉलर को देख के बहुत ज्यादा परेशान है और उसको भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वहीं से जो एक म्यूटेंट होती है वो कहती है जोर से चिल्लाते हुए कि इसको वापसी लेकर आओ। तो साइक्लॉप बोलता है कि बस अब बहुत हो गया है, उसको पुश करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वहीं से होप बोलती है क्या मतलब, तुम मुझसे कह रही हो मैं आखिरकार ऐसा करना क्यों चाहूंगी किसी के साथ, और मैं वो सब नहीं कर सकती हूँ जो तुम लोग मुझे समझ रहे हो। तुम लोग समझते हो कि मैं कोई म्यूटेंट मसाया हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं सच में क्या हूँ। मैं इसको वापसी जिंदा नहीं कर सकती हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि होप यहाँ पे बहुत ज्यादा डिप्रेस होते हुए यहाँ से भाग जाती है इनसे दूर, और वहीं पे केवल उसको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन एमा बोलती है कि जाओ साइक्लॉप, तुम्हें उसके पीछे जाना चाहिए। तो साइक्लॉप बोलता है कि ठीक है एमा, मैं जाके उससे बात करता हूँ। और इसी तरह देखते हैं कि केवल यहाँ पे होप को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम यहाँ पे ये सब क्या कर रही हो। तो होप बोलती है कि देखो मुझे नहीं पता कि ये लोग मुझसे क्या उम्मीदें लगा के बैठे हुए, लेकिन मैं उनकी उम्मीदों पे पूरा होते हुए नजर नहीं आ रही हूँ। लेकिन वैसे केबल बोलता है कि मेरी तरफ देखो तुम्हारे बारे में कोई क्या सोचता है, तुम उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकती हो। तुम उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकती हो जो कि तुम्हारे सामने चीजें चल रही हैं। सिर्फ एक चीज है जिसको तुम कंट्रोल कर सकती हो, और वो ये है कि उनके रिएक्शन के ऊपर तुम्हें किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। तुम इस चीज को सर्वाइव कर जाओगी, और मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। यही चीज तो मैंने तुम्हें सिखाई है आज तक, इसी चीज के लिए तो मैंने तुम्हें तैयार करा है। हम जो है सर्वाइव करने में एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो आप देख रहे हैं कि नेथन की सारी बातें ये होप के लिए एक बहुत ही अच्छा लेसन फ्यूचर में साबित होंगी। और इसी तरह हमारी भी हम देखते हैं कि साइक्लॉप आता है और कहता है कि नेथन, तो नेथन बोलता है कि होप इनसे मिलो, ये है स्कॉट समर, तुम इसको साइक्लॉप कह सकती हो, और अगर टेक्निकली बात की जाए तो ये मेरे फादर हैं। तो वहीं से होप बोलती है कि वो आखिरकार ये कैसे। तो वहीं से साइक्लॉप बोलता है कि हाय होप, मैं हमेशा से तुमसे बहुत लंबे अरसे से मिलना चाहता था। मैं जानता हूँ कि इस वक्त यहाँ पे सब कुछ जो तुम्हारे सामने हो रहा है तुम्हारे लिए सुनना काफी ज्यादा अजीब लग रहा होगा तुम्हें, लेकिन हर कोई यहाँ पे तुमसे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लेके बैठा हुआ है। तो होप बोलती है कि लेकिन इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है ना, कि मैं जो कर नहीं सकती उसके लिए लोग मुझे करने को कह रहे हैं। मैं तो कोई भी नहीं हूँ, मैं तो एक आम सी बच्ची हूँ, और मुझे नहीं पता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं और क्या नहीं। तो वो बोलता है कि देखो इस वक्त इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, बस मैं तुमसे यही कहना चाहूंगा कि तुम्हें जिंदा रहना होगा। होप तुम्हारे पास सिर्फ एक ही काम है कि तुम्हें अपनी जान बचा के रखनी है। तुम्हें हमेशा जो है केबल की बात सुननी है, और वो तुम्हें जो भी कुछ करने के लिए कहे जिंदा रहने के लिए वो तुम्हें करना होगा बस।
नेथन तुम इसको सिक बे के अंदर ले जाओ, तुम दोनों का हम वहाँ पे चेकअप करेंगे और देखेंगे कि अगर तुम्हें किसी मेडिकल अटेंशन की जरूरत है तो हम वो तुम्हें जरूर देंगे, लेकिन प्लीज एक्सक्यूज मी, अब मुझे जाना होगा क्योंकि मेरे पास मेरा एक दोस्त है जिसको मुझे दफनाना है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे साइक्लोप एक्समैन के पास आता है और कहता है कि इस बात को याद रखना कि इस जख्म को हमारे कभी कोई हील नहीं कर सकता है, कोई भी चीज नहीं, लेकिन अब हमें एक ब्यूरियल परफॉर्म करना होगा। वॉरेन मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी बॉडी को प्रिपेयर करो, उसको लेके जाओ, उसकी बॉडी को साफ करो जितना भी तुम कर सकते हो। मुझे ये नहीं पता कि हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा फुल कैथोलिक रिचुअल्स को परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन जैसा कि नाइट क्रॉलर एक कैथोलिक था और वो चर्च जाया करता था और वो अपने गॉड को बहुत ही ज्यादा मानता था, तो हम उसको बिल्कुल वैसे ही दफनाएंगे जैसा वो हमेशा से चाहता था अपने लिए। हम उसकी पूरी पूरी कोशिश करेंगे। बॉबी ये सारी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मेरे ख्याल से मैंने सुना था कि उसकी एक बहन भी है, अमेंडा सेफ्टॉन, वो उसकी एक तरह की सौतेली बहन थी, लेकिन वो दोनों एक साथ पले बड़े थे। मेरे ख्याल से हमें उसको कांटेक्ट करने की जरूरत है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आज हमने जो अपनी एक आदमी की यहाँ पे जान गंवाई है वो बिल्कुल भी जाया जाए। और इन बातों का मकसद ये नहीं है कि अब हम यहाँ पे नाइट क्रॉलर की लाश के सामने दफनाने के लिए उसको बैठ जाओ और सिर्फ अफसोस करते रहें। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसके साथ जिसने ये करा है यानी कि बेस्टियन, उसको हम तलाश करके निकालेंगे और उसको हमेशा के लिए शट डाउन कर देंगे। स्टे शार्प। अभी के लिए हम दोबारा से अपने मिशन के ऊपर चौकन्ने होकर रहेंगे और हम अपने लोगों को तब दफनाएंगे जब हमारे पास इसका मौका आएगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ से हम डेंजर के पास शिफ्ट होते हैं, जो कि दरअसल इनकी एक रोबोटिक एआई है और ये यहाँ पे सारे के सारे प्रिजनर्स को चेक के अंदर रखती है। और हम देखते हैं कि बेसिकली डेंजर से जब रिपोर्ट मांगी जा रही होती है तो वो यहाँ पे जो है वो कहती है कि जरा एक मिनट, मैं अपने यहाँ पे जो थेरेपी सेशन के बीच में हूँ सारे के सारे वार्ड्स के अंदर। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो यहाँ पे सारे के सारे लोगों को एक एक करके चेक कर रही होती है, जहाँ पे वो सबसे पहले डो जे से शुरू करती है और वहाँ पे अलग अलग मेंबर्स को एक एक करके चेक कर रही होती है। और एक लेवल जब वो डोनाल्ड पियर्स के बेड के ऊपर आती है तो डोनाल्ड पियर्स वहाँ पे मौजूद नहीं होता है, लेकिन हम देखते हैं कि डेंजर कहती है कि वो प्रेजेंट और अकाउंटेड है यहाँ पे। तो वहीं से उसको बताते हैं कि तुम्हें यहाँ पे स्टे शार्प रहना होगा क्योंकि अभी भी सेलेब्रा के अंदर एक खतरनाक किस्म की हलचल हुई है, ऐसा लग रहा है कि हमें इन्फ्लेरेट कर दिया गया है। तो डेंजर बोलती है कि मैं आपकी बात समझ चुकी हूँ, लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे डोनाल्ड पियर्स वो यहाँ पे निकल के आजाद हो चुका और कहता है कि बेस्टियन पियर्स रिपोर्टिंग, वो रोबोटिक विच जो है उसको मैं मुकम्मल तौर पे पागल बना चुका हूँ। उसको ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भी अपनी जगह के ऊपर मौजूद हूँ और उसको जरा सा भी शक नहीं हुआ है। मेरी एब्सेंस के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला है। सेलेब्रा डाउन हो चुका है, कम्युनिकेशंस गिर चुके हैं, उनकी सिक्योरिटी एक बहुत ही बड़ी मैस बन चुकी है। तो अब बताओ कि मुझे यहाँ पे और आगे क्या करना होगा। तो उसी तरह हम देख रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो बेस्टियन ने है अपने एक बंदे को उनके पास प्रिजनर बना के छोड़ा हुआ था ताकि एक सही टाइम आने पे वो उसका इस्तेमाल कर सके। तो वहीं से बेस्टियन बोलता है कि बहुत बढ़िया काम करा तुमने लिटिल सोल्जर। अब जैसा कि सारे के सारे चूहे जमीन के ऊपर आ ही चुके हैं, अब हमें कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी को शुरू करना ही होगा। अब प्लान बी जो है वो हमारा प्लान ए बन चुका है, अगर तुम उसको समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमने ऑलरेडी उनके सारे के सारे टेलीपोर्टर्स को तकरीबन बोर्ड से निकाल ही दिया है। अब हम उनकी उस एबिलिटी को छीनने वाले उनसे कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। प्रोसीड टू द हैंगर बे। तुम्हें पता है कि उनके प्लेन्स कहाँ पे मौजूद है और तुम्हें पता है कि उनके साथ क्या करना है। उनको मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर दो ताकि एक्समैन दोबारा उस आइलैंड से निकल के कहीं और ना जा सकें। तो इसे पियर्स बोलता है लेकिन ये तो मेरे लिए एक तरह का सुसाइड मिशन है। तो बेस्टियन बोलता है कि नहीं नहीं, ये सिर्फ एक कंटेन में है, अब जाओ एक अच्छे लिटिल सोल्जर की तरह अपने मिशन को एग्जीक्यूट करो। तो वहीं से वो कहता है कि जैसा आप कहे मास्टर, आपके नाम के अंदर मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे साइक्लोप अपने सारे के सारे लोगों को जमा करता है और कहता है कि मैजिक, हमें इस वक्त उसकी जरूरत है, हमें एक टेलीपोर्टर की जरूरत है दोबारा से। और वहीं से साइक्लोप बोलता है कि सैम तुम्हारे पास तुम्हारा क्रू मौजूद है और पिक्सी इस वक्त तुम्हारे साथ जाएगी लिम्बो डायमेंशन के अंदर, जहाँ से तुम लोग मैजिक को वापसी लेकर आओगे। तो पिक्सी बोलती है कि मुझे सच में इस बात से नफरत है। तो साइक्लोप बोलता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम जाओगी और मैजिक को वापसी लेकर आओगी। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि साइफर आता है और कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा सर, लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त आपको बेस्टियन के टावर्स के बारे में थोड़ी सी चिंता कर लेनी चाहिए, वो भी इस वक्त हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर हम नजर नहीं डाल रहे हैं। तो डॉक्टर नेमेसिस बोलते हैं कि लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है, एक बार उसकी बात तो सुन लीजिए। तो वहीं से साइफर बताता है कि मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ कि वो लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं उस टावर के अंदर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बेस्टियन वहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर बड़ा प्लान कर रहा है। वो टावर्स किसी किस्म के प्लेटफॉर्म्स नजर आ रहे हैं जो कि वो बना रहा है, और अगर मेरी बात गलत भी है तो इससे इस बात का जवाब हमें नहीं मिलता है कि आखिरकार वहाँ पे ये सब कुछ क्यों कर रहा है। वो जो कुछ भी करता है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होता ही है, और मेरे ख्याल से अगर वो चीज़ हमारे नुकसान के लिए नहीं है और तब भी अगर हम उसको बम से उड़ा दें तो उसमें हमारा तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो वहीं से साइक्लो बोलता है कि नहीं, हम उसको तब तक नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जब तक हमें यह ना पता चल जाए कि वो किस लिए बनाया गया, उसका काम क्या है। लेकिन एक बार हमें पता चल जाए तो बिल्कुल हम उसको धमाका करके उड़ा देंगे। एक्स क्लब, मैं चाहता हूं कि तुम लोग जाओ और उसको फिगर आउट करने की कोशिश करो कि वो टावर्स क्या हैं, और जब तुम्हें पता चल जाए तो तुम्हें जो ऑर्डर्स दिए गए हैं एग्जैक्टली तुम वैसा ही करना। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता चलूं कि एक्स क्लब जो है वो बेसिकली ये सारे के सारे साइंटिस्ट का जो ग्रुप है, डॉक्टर नेमेसिस, डॉक्टर जेफरीज और डॉक्टर कविता, वो इनका ग्रुप है और इसको एक्स क्लब कहा जाता है। और इनका काम बेसिकली एक्समैन के साइंटिस्ट की तरह हर चीज को सोचना। तो साइक्लोप इस वक्त उनको ऑर्डर दे रहा है कि वो लोग जाके उन टावर को जांच पड़ताल करें कि आखिरकार उसके अंदर क्या चीज है, बेस्टियन उससे कैसा फायदा उठा सकता है और उनको बर्बाद कर दे। तो वहीं से साइक्लोप बोलता है कि
ٹھیک ہے تم سب کو میں تمہارے مشنز دے چکا ہوں، لیکن یہاں سے جانے سے پہلے تم سب ایک بات کان کھول کے سن لو کہ وہ صرف ایک بچی ہے، اس سب کے اندر اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اگر تم کسی کو بلیم کرنا چاہتے ہو کسی چیز کے لیے تو تم مجھے آگے بلیم کرو، میرے اوپر انگلی اٹھاؤ۔ کیا ہم اس بات پہ کلیئر ہیں؟ گڈ، اب تم لوگ سب اپنے اپنے مشن پہ چلے جاؤ اور واپسی زندہ لوٹ کر ضرور آنا۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے وولورین جو ہے وہ ابھی بھی نائٹ کالر کے لاش کے سامنے ہی کھڑا ہوا ہے، جبکہ سارے کے سارے ایکس مین جا چکے ہیں۔ تو یہ جو موومنٹس ہیں چھوٹے چھوٹے یہاں پہ جو ہمیں شارٹس دکھائے جاتے ہیں جس کے اندر کوئی ڈائلاگز نہیں ہے، یہی موومنٹ سب سے زیادہ امپیکٹفل ہوتے ہیں ایکس مین کامکس کے۔ کیونکہ اگر آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں میں جو نائٹ کالر اور وولورین کا رشتہ رہا ہے، جو کہ میں بار بار آپ کو اپنے پچھلے کامکس میں ٹیز کر رہا تھا، تو آپ اس بات کے ساتھ بالکل کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر یہاں پہ آتی ہیں اور وہ میگنیٹو کو جو ہے چیک اپ کر رہی ہوتی ہے، اور ہوپ سمرز یہاں پہ کیٹی پرائڈ کے پاس آ کے اس سے ہائی ہیلو کر رہی ہوتی ہے۔ تو وہیں سے میگنیٹو بولتا ہے کہ اس کا نام کیٹی ہے، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے وہ اپنے آپ کے اندر نہیں ہے، میرے خیال سے ہم میں سے کون ہی اپنے آپ کے اندر۔ تو وہیں سے ہوپ بولتی ہے کیا وہ کسی قسم کی گھوسٹ ہے یا اس طرح کی کوئی چیز؟ تو میگنیٹو بولتا ہے کہ ہاں تم کہہ سکتی ہو ایسا کچھ، لیکن وہیں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیبل بولتا ہے کہ ہوپ اس سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہوپ بولتی ہے کہ آخرکار تم کون ہو اور کیبل مجھے تم سے بات کرنے سے منع کیوں کر رہا ہے؟ تو میگنیٹو بولتا ہے کہ کیبل اس وجہ سے منع کر رہا ہے کیونکہ وہ اس وقت نہیں جانتا کہ میرے اس وقت کیا ارادے اور میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہیں سے ہوپ بولتی ہے اچھا اگر ایسی بات ہے تو آپ مجھے کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ آخرکار آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور کیا سچ میں مجھے اس بارے میں پرواہ کرنی چاہیے کہ آپ کے ارادے نیک ہیں کہ نہیں؟ تو وہیں سے میگنیٹو بولتا ہے کہ ویل ابھی کے لیے اگر بات کی جائے تو میں ہمیشہ سے ایک ایسا اولڈ مین نہیں ہوں جو کہ بیڈ کے اندر رہنا زیادہ پسند کرتا ہے، ویسے میرا نام ایرک ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہوپ اس سے ہاتھ ملاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ہوپ ہوں۔ تو میگنیٹو بولتا ہے کہ ہاں تمہیں کون نہیں جانتا؟ تو وہیں سے ہوپ بولتی ہے کہ او گریٹ، مطلب تم بھی ان میں سے ایک ہو، مطلب تم بھی اس بات کو سمجھتے ہو کہ میں شاید پانی کے اوپر چل سکتی ہوں یا پھر میں اپنی انگلی کے اشارے پہ پوری کی پوری دنیا بدل دوں گی۔ تو میگنیٹو بولتا ہے کہ کیوں تمہیں آخرکار ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ مجھے تمہارے بارے میں ایسا سوچنا چاہیے، اور اس وقت بالکل سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے تو تم یہاں پہ کیوں آئی ہو؟ مطلب کیا لوگوں کا مرنا ختم ہو چکا ہے؟ کیا دنیا بھر کی ساری وارز ختم ہو گئی ہیں؟ ہنگر، ڈیزیز اور پاورٹی اور ہیٹ، یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا سے ختم ہو چکی ہے؟ تو وہ بولتی کہ نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو میگنیٹو وہاں پہ اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ بولتی ہے مجھے یہاں پہ ابھی آئے ہوئے صرف کچھ ہی دن ہوئے ہیں، کیا پتا میں 1-2 ہفتے یہاں پہ رہوں تو شاید میں دنیا ہی بدل دوں۔ تو وہیں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اینجل یہاں پہ اتر کہتا ہے کہ ہے گائز ہمارے پاس بس کچھ ہی منٹ ہے، اس کے بعد ہم سب دوبارہ سے اسپلٹ ہو جائیں گے، جیسا کہ کیونکہ اسکاٹ چاہتا ہے کہ ہم سب گڈ بائی کر دیں ایک آخری بار کٹ کو ایک ساتھ مل کے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی یہاں پہ اوٹوپیا کے اندر جب رات ہوتی ہے تو وہاں پہ ایکس مین جو ہیں وہ یہاں پہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں نائٹ کالر کی لاش کو، اور اس کی پراپر یہاں پہ ایک فنرل ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو سب سے آگے لوگ ہوتے ہیں وہ سائیکلوپ، وولورین اور کلوسس ہوتا ہے جو کہ اس کی باڈی کو آگے لے جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک جیٹ کے اندر سے کوئی اور نہیں بلکہ ہینگ موکا یعنی کہ بیسٹ بھی اس کے اوپر آ چکا ہے یہاں پہ۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بیسٹ چلاتے ہوئے آتا ہے کہ ہے سمرز اس بات کو یاد رکھنا کہ یہاں پہ جو نائٹ کالر کی موت ہوئی ہے وہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تمہاری غلطی اور ہمیشہ تمہاری ہی رہنے والی ہے، کیا تم اس بات کو سمجھ رہے ہو؟ کیا تمہیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو میں آپ کو دوبارہ سے ریوائنڈ کرواتے چلتا ہوں کہ یہاں پہ ہینگ مکوئے اور سائیکلوپ کی بہت بڑی لڑائی ہوئی تھی، کیونکہ ہینگ مکوئے کو ایکس فورس کے بارے میں پتا چل گیا تھا کسی طریقے سے، اور وہ سائیکلوپ کے ان طریقوں سے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتا تھا، تو اس لیے وہ ایکس مین چھوڑ کے الگ ہو چکا تھا۔ اور اب وہ یہاں پہ جب دیکھ رہا ہے کہ نائٹ کالر کی جان جا چکی ہے جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ممبر ہے ایکس مین کا، تو وہ یہ سارا کا سارا غصہ سائیکلوپ پہ نکال رہا ہے کہ اس سب کے اندر اس کی غلطی ہے۔ لیکن وہیں سے سائیکلوپ اپنا چشمے کو لگاتا ہے اور اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولتا ہے کہ تمہارا بہت شکریہ ہینگ کہ تم اتنے شارٹ نوٹس کے اوپر یہاں پہ آئے، میرے خیال سے کٹ کے لیے یہ ایک بہت ہی بڑی بات ہے کہ تم یہاں پہ آج آئے ہو اور مجھے بہت اچھا لگا۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی یہاں پہ نائٹ کالر کی لاش کو یہاں پہ بیچ میں رکھا جاتا ہے، اور وہاں پہ ہمارا جو بابی ہوتا ہے وہ یہاں پہ آ کے اپنی زبردست قسم کی اسپیچ دیتا ہے اس کے لیے۔ تو یہاں پہ ایک بہت بڑی سی اسپیچ وہ دیتا ہے، ایک بڑی سی پوئٹری لکھتا ہے نائٹ کالر کے لیے، اور اس پوئٹری کے اندر بیسیکلی اس کی اچھائیاں بیان کی جا رہی ہوتی ہیں، کس طرح سے وہ ایک ہمیشہ سے ایک اچھا پارٹنر رہا ہے، اچھا دوست رہا ہے، اچھا فیلڈ کے اندر کام کرنے والا رہا ہے، اور ہمیشہ کبھی بھی کسی بھی چیز سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا، کبھی بھی کوئی بہت زیادہ ڈاؤن ڈپریسڈ فیل کرتا تھا تو وہ اس کی بات سنا کرتا تھا، وہ ہر کسی کے لیے ایک بہت زیادہ جیم سے کم نہیں تھا۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں یہاں پہ سنا کے ہمیں بیسیکلی ایموشنل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ ہم نائٹ کالر کی پرانی میموریز کو ساتھ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اوور دا ایئرز اس نے سب کچھ کیسا گزارا ہے، اور وہاں پہ ایک ایک کر کے سارے ممبرز بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کے لیے نائٹ کالر کیسا تھا کہ وہ میرے لیے ایک انسینٹی سے کم نہیں تھا، اس کے ساتھ مجھے ہر ایک ایڈونچر ایک بہت زیادہ پاگل پن سے کم نہیں لگتا تھا۔ اور پروفیسر چارلز ایگزیویئر کہتے ہیں کہ میرے سارے کے سارے اسٹوڈنٹ میں سے یہ ایک ایسا واحد اسٹوڈنٹ تھا جس کو میں نے سکھایا بہت کم اور اسے سیکھا بہت زیادہ تھا۔ تو وہیں سے ہینگ بولتا ہے وہ ہمیشہ سے ہر چیز کو اتنے زیادہ پازیٹیو طریقے سے سوچتا تھا کہ میں ہمیشہ اس کے سامنے ایک ایڈیٹ لگتا تھا۔ اور اسی طرح کلوسس بولتا ہے کہ تم سب جانتے ہو نا کہ میں بھی کبھی ایک بار اندر سے مر چکا تھا، لیکن اب لگ رہا ہے کہ میں سچ میں جی رہا ہوں۔ وہیں سے اسٹارم بولتی ہے کہ جب بھی اس کی پریزنس ہوتی تھی تو کبھی بھی ہمیں ڈارکنس کو فیس نہیں کرنا پڑتا تھا، وہ ہمیشہ یہاں پہ کھلکھلاتے پھول کی طرح ہوا کرتا تھا جو کہ ہمیں کبھی بھی بور نہیں کرتا تھا، اور ہمارا دل اس سے کبھی نہیں بھرتا تھا۔ اور وہیں سے ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ وارن بولتا ہے کہ میں اس بات کی امید کرتا ہوں کہ اس کو وہ پیس مل جائے جس کی اس کو تلاش تھی، کیونکہ کم سے کم وہ تو یہ ڈیزرو کرتا ہی ہے۔
और वहीं से एमा फ्रॉस्ट बोलती है कि अकलौते सारे के सारे एक्समैन में सिर्फ एक ऐसा कमरा उसी का था जिसके अंदर मैंने अपने कदम रखे थे और उससे वहाँ जाके बात किया करती थी। वहीं से साइक्लोप बोलता है कि वो मेरे लिए एक भाई था, मेरे लिए वो एक मेरा दोस्त था, मेरे लिए एक वो लाइट था, जब मैं खो जाया करता था तो वो मुझे रास्ता दिखाया करता था। और इसी तरह वुल्वरीन के पास शिफ्ट होते हैं, लेकिन वुल्वरीन के जो इंप्रेशंस है वो सब कुछ कहने के लिए काफ़ी हैं, वो यहाँ पे एक लफ्ज़ नहीं कहता है। तो वहीं से बॉबी बोलता है कि लोगन क्या तुम कुछ कहना नहीं चाहोगे उसके लिए, लेकिन हम देखते हैं कि लोगन कुछ नहीं कहता है और वो गुस्से से पागल हो रहा है। तो बॉबी दोबारा बोलता है कि लोगन क्या तुम कुछ नहीं कहोगे। तो इसी तरह हम देखते हैं कि लोगन वहाँ पे अपने क्लॉस निकाल के अपने हाथ को खुद ब खुद जख्मी कर रहा है और उसके दोनों हाथों से यहाँ पे खून निकल रहा है और कहता है कि हाँ मैं कहना चाहूंगा। कर्ट एक ऐसा हिम्मत वाला आदमी था जिसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो मुझसे नजरें मिला के बात किया करता था, वो मुझसे आंखें मिला के मेरी बुराइयां मेरे सामने रख दिया करता था। वो एक ऐसा आदमी था जो कि मुझे उस तरीके से ट्रीट करता था जो कि मैं डिजर्व करता हूँ। नो मैटर मैंने अपनी जिंदगी में क्या कुछ किया है, नो मैटर मैंने कभी कैसा फील किया उसके लिए या किसी और के लिए, वो हमेशा मेरा एक बेस्ट फ्रेंड रहा है और वो शायद एक वाहिद ऐसा इंसान है जिसने मुझे कभी भी एक जानवर की तरह ट्रीट नहीं करा। लेकिन अब वो जा चुका है, और अब कुछ भी नहीं कर सकते। तो बताओ स्कॉट कि ये सब क्या हो रहा है, अब हम इसके बाद क्या करेंगे। और इसी तरह देखते हैं कि लोगन अपना गुस्सा निकालना शुरू हो चुका है। तो ये अलग अलग स्टेजेस होते हैं किसी को खोने के बाद, आप सब इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। इसी तरह लोगन वहाँ पे अपने क्लॉज निकाल के पीछे पलटता और कहता है होप की तरफ देख के कि आई स्वेयर टू गॉड अगर तुम इसके वर्थ इट नहीं निकली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से लोगन जो है वो बेसिकली अपनी एक्स फोर्स को लेकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है और इस वक्त लोगन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। आप सबको इस बात का अंदाज़ा हो ही गया होगा और आई होप कि मैंने इस पूरे के पूरे एपिसोड को आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया होगा और आप इससे बिल्कुल जो है कनेक्टेड हो पाए होंगे। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, खासकर आज की इस वीडियो के लिए, क्योंकि ये वीडियो मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब थी। मेरी जो फीलिंग्स है इस वीडियो से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी। पिछले दोनों एपिसोड जो गए वो मेरे फेवरेट थे पूरे के पूरे एक्समैन सीरीज़ के अंदर। तो प्लीज़ आप कमेंट डाउन करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इसी के बाद हम अपनी आगे की कहानी को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। टू बी कंटिन्यूड।